हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे महान इंसान के बारे में जो कि भारत के एक महान समाज सेवक थे। तो हम दोस्तों बात करने वाले हैं राजीव दीक्षित जी के बारे में। तो अब तक मुझे जो प्रमाण मिले हैं वो प्रमाण कहते हैं कि 1760 के पहले तक किसी भी भारतवासी ने कभी भी शराब नहीं पी। पहली बार इस देश में 1760 में शराब पी गई। एक ऐसे महासेवी व राष्ट्रप्रेमी थे जो कि भारत को दोबारा से सोने की चिड़िया बनाना चाहते थे। राजीव दीक्षित जी का मानना था कि केवल स्वदेशी नीतियों से ही देश फिर से सोने की चिड़िया बन सकता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों आज वीडियो काफ़ी मज़ेदार होने वाली है क्योंकि आज मैं आपको राजीव दीक्षित जी के पूरे जीवन की कहानी यानी लाइफ स्टाइल के बारे में बताने वाला हूँ। दोस्तों राजीव दीक्षित जी का जन्म 30 नवंबर 1967 को उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के नाहा गांव में हुआ था। राजीव जी के पिता का नाम राधेश्याम दीक्षित था और उनकी मां का नाम मिथिलेश कुमारी था। राजीव दीक्षित जी के पिता एक बीटीओ अधिकारी थे और राजीव जी के भाई का नाम प्रदीप दीक्षित और बहन का नाम लता शर्मा था। राजीव दीक्षित एक भारतीय नागरिक थे और यह हिंदू ब्राह्मण धर्म के थे। राजीव दीक्षित जी के दादाजी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अपनी सक्रिय भूमिका निभाते थे और उन्होंने कई स्वदेशी आंदोलनों में भाग लिया था। राजीव दीक्षित जी ने अपना बचपन गांव में ही बिताया था और यहीं से उन्होंने प्राथमिक शिक्षा ली थी। राजीव दीक्षित जी ने एक बार अपने गांव के बारे में बताया था कि उनके गांव में अभी तक बिजली या रोड नहीं है, जिसके कारण उन्हें गांव से 5-6 किलोमीटर पहले ही उतर जाना पड़ता था। राजीव जी ने अपनी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा फिरोजाबाद से ली थी और इन्होंने अपनी उच्च माध्यमिक शिक्षा पूरी करने के बाद यह इलाहाबाद चले गए थे और यहाँ से इन्होंने बीटेक किया। इलाहाबाद में जीके इंस्टीट्यूट से इन्होंने बीटेक की डिग्री ली और बाद में राजीव ने कानपुर से आईआईटी की डिग्री हासिल की और इन्होंने एमएस टेक भी किया था। इस दौरान राजीव जी भोपाल के हत्याकांड से काफ़ी पीड़ित हुए थे, जिसके कारण इन्होंने अपनी बीटेक की पढ़ाई रोक दी थी, लेकिन बाद में उन्होंने उसे पूरा किया। दोस्तों राजीव दीक्षित जी को पेशे से वैज्ञानिक व एक सामाजिक कार्यकर्ता थे और यह काफ़ी प्रखर वक्ता भी थे। दोस्तों अब मैं आपको उनके स्वदेशी आंदोलनों में प्रेरित होने की कहानी बताता हूँ कि किस तरह से वह इन्हें प्रेरित होकर एक प्रखर वक्ता व स्वदेशी समाज सेवी बने। एक बार अपनी बीटेक की पढ़ाई के दौरान एक रिसर्च के सिलसिले में वह नीदरलैंड गए, जहाँ पर स्टेडियम में उन्हें अपने रिसर्च के बारे में बोलना था। राजीव जी ने अंग्रेज़ों में बोलना शुरू किया, तभी एक डच विद्यार्थी ने उनसे कहा कि आप अपनी मातृभाषा में क्यों नहीं बोलते। तब राजीव जी ने कहा कि मातृभाषा से सभी को समझ नहीं आएगा। तब उस विद्यार्थी ने कहा कि यहाँ भाषण अनुवाद की सुविधा उपलब्ध है, जिससे आपकी बात हमें अच्छे से समझ आ जाएगी। तब राजीव गांधी जी को समझ आए कि जब तक आप अपने मौलिक स्वरूप के बारे में अपनी मातृभाषा में नहीं बोलेंगे तब तक आपको कोई नहीं समझ सकता। इसके बाद राजीव जी ने हिंदी भाषा पर अपनी पकड़ बनानी शुरू की। वहीं पर उन्होंने एक और विद्यार्थी से उनकी शिक्षा के बारे में पूछा। तब उस विद्यार्थी ने बताया कि हमारी शिक्षा हमारी मातृभाषा में ही होती है। तब राजीव दीक्षित जी ने सोचा कि अगर दूसरे देश अपनी मातृभाषा को प्राथमिकता देते हैं तो भारत में अंग्रेज़ों की प्राथमिकता क्यों है। तब यह राजीव जी ने इसका विरोध करने का ठाना। जब यह नीदरलैंड से वापस आए तो उन्होंने अपने जीवन का एक ही लक्ष्य ठान लिया कि भारत को स्वदेशी कंपनियों की लूट से आज़ाद करना है। इसके लिए उन्होंने भारत में आज़ादी बचाओ आंदोलन की शुरुआत की। इस आंदोलन की शुरुआत इन्होंने अपने कुछ साथियों के साथ 1991 में की थी। वैसे इस आंदोलन की जड़ें तो भोपाल गैस हत्याकांड 1984 से ही शुरू हो गई थी, जिसमें यूनियन कार्बाइड की वजह से कई लोगों की जान गई थी। इस प्रकार धीरे धीरे राजीव ने की लोकप्रियता बढ़ती गई और कई लोग उनसे प्रभावित होने लगे। राजीव दीक्षित जी ने कई आंदोलनों का नेतृत्व किया,
जिसमें उनको सफलता भी प्राप्त हुई। राजीव जी का असली मकसद तो केवल विदेशी कंपनियों को हटाकर भारत को स्वदेशी बनाना था, क्योंकि ये कंपनियां खराब माल बेचकर उनसे कमाया हुआ पैसा अपने देश पर लगाती हैं। इसलिए राजीव जी ने लोगों को स्वदेशी चीज़ों के लिए जागरूक किया। राजीव जी ने यह भी बताया कि भारत की आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से कई प्रकार की दवाइयाँ भी बनाई जा सकती हैं। राजीव दीक्षित जी अपनी आयुर्वेदिक शिक्षा के लिए लोकप्रिय थे। इन्होंने कई सारी बीमारियों का इलाज अपनी आयुर्वेदिक दवाइयों से किया है। इसके बाद दोस्तों राजीव जी ने बाबा रामदेव के साथ मिलकर इन्होंने कई सारे आयुर्वेदिक अभियान भी किए। और दोस्तों 9 जनवरी 1909 को भारत स्वाभिमान ट्रस्ट के महासचिव राजीव जी बने। इस ट्रस्ट का भी यही मोटिव था कि भारत से करप्शन को दूर किया जाए और आयुर्वेदिक को बढ़ावा दिया जाए। दोस्तों इस तरह से राजीव जी को लोकप्रियता बढ़ती गई और लोगों उन्हें सम्मान से राजीव भाई बुलाने लगे। हालांकि दोस्तों आगे चलकर बाबा रामदेव और राजीव जी के विचार कभी बराबर आसपास से मेल नहीं खाया करते थे और इसी वजह से दोनों के बीच थोड़े विवाद शुरू हो गए। कुछ समय बाद राजीव दीक्षित छत्तीसगढ़ के एक दौरे पर गए थे। उसे पूरा करने के बाद राजीव जी 30 नवंबर 2010 को अपने 43वें जन्मदिन पर भिलाई गए थे और उसके बाद राजीव जी भिलाई से दुर्ग जा रहे थे कि अचानक उनकी गाड़ी में ही उन्हें दिल का दौरा पड़ा। हालांकि दोस्तों उन्हें जल्दी अस्पताल लाया गया लेकिन उनकी जान नहीं बच पाई। और उसके बाद दोस्तों राजीव जी के समर्थकों ने उनकी मौत का इल्ज़ाम बाबा रामदेव पर लगाया, क्योंकि मरने के बाद राजीव जी का पूरा शरीर नीला पड़ गया था, जैसे कि उन्हें जहर दिया गया हो। और उसके बाद उनकी शरीर का पोस्टमार्टम करने के लिए भी कहा गया, परंतु पोस्टमार्टम नहीं किया गया और उनके शरीर को घर न ले जाकर शरीर को पतंजलि शिविर ले जाया गया। और दोस्तों मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि राजीव जी की हत्या का आरोप साबित नहीं हुआ है, इसलिए किसी पर भी आरोप नहीं लगाया जा सकता है। डॉक्टरों के हिसाब से उनकी मौत दिल के दौरे के कारण हुई है, इसलिए मैं इस बात को प्राथमिकता नहीं देता हूँ।